जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 6 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 77। आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम स्टडी करेंगे कि इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट को ऑप्शंस के ज़रिए से कैसे मैनेज किया जाता है। इंटरेस्ट रेट रिस्क को ऑप्शन के ज़रिए से कैसे मैनेज किया जाता है। ठीक। अच्छा, इस चैप्टर में दो कंसेप्ट्स हैं। दो कंसेप्ट, एक है प्राइस टिक का कंसेप्ट और एक कंसेप्ट है डिस्काउंट या प्रीमियम दिया हो तो फॉरवर्ड रेट कैसे कैलकुलेट करना है। ये दो कंसेप्ट है। ये अभी मैं आपको नहीं करवा रहा, ये 10-15 मिनट का काम है, लेकिन अभी मैं उस तरफ नहीं लेके जा रहा। मैं चाह रहा हूँ हमारा पूरे चैप्टर का जो थीम चल रहा है उसी तरीके से हम चलें। दरमियान में एक दो चीज़ें ऐसी जो थोड़ा सा हटके हैं, उनकी वजह से हमारा मेन कंसेप्ट जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये आप नोट कर लीजिए, ये मैं आपको बाद में करवाऊंगा। प्राइस टिक का कंसेप्ट कुछ भी नहीं है, 10-15 मिनट में ये दोनों डिस्कस हो जाएंगे। प्राइस टिक और दूसरा कौन सा है, डिस्काउंट या प्रीमियम दिया हो तो फॉरवर्ड रेट कैसे, यानी आज का फॉरवर्ड रेट दिया हुआ है उसने और फिर डिस्काउंट या प्रीमियम दिया है, हमने फ्यूचर का रेट कैलकुलेट करना है। वो एक छोटी सी बस ऐड लेस करने की कैलकुलेशन है, लेकिन उसमें बताना होता है कि कब ऐड करना है कब लेस करना है। इन दो कंसेप्ट्स के अलावा हमने सारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। इसमें हमने क्या सीखा, 3 तरह के रिस्क है जिनको मैनेज करना है हमने। कौन कौन से रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, कमोडिटी रिस्क और एक्सचेंज रेट रिस्क। कमोडिटी रिस्क को हम किन टेक्निक से मैनेज करते हैं, फॉरवर्ड और फ्यूचर्स। इंटरेस्ट रेट रिस्क को कैसे करते हैं, फॉरवर्ड फ्यूचर ऑप्शन। और एक्सचेंज रेट रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं, फॉरवर्ड फ्यूचर ऑप्शन मनी मार्केट। हर एक के अपने स्टेप्स हैं। हमने तरीकाकार हमारा क्या होता था कि हर स्ट्रेटजी में हम स्टेप वाइज चलते थे कि हमारा पर्पस क्या है और हमें किन स्टेप से उसको हेज करना है। इसमें जो सबसे अहम कंसेप्ट होते थे किसी भी टेक्निक में, अगर 2 स्टेप्स ये आपको पता है तो इसका मतलब आपको सारे वो टेक्निक आती है। जो 2 सबसे अहम कंसेप्ट होते थे वो एक होता था गेन या लॉस कैलकुलेट करना और दूसरा इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करना। ठीक है, और इफेक्टिव रेट गेन या लॉस कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉर्मूला दिया जाता है और इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मेट है। अगर आपके पास ये दो चीजें हैं, इसका मतलब आपको हर टॉपिक के ऊपर, जितने भी हेजिंग की टेक्निक है, हर टेक्निक के ऊपर ग्रिप है। तो स्टार्ट करते हैं आज। अच्छा, एज यूजुअल मेरी आज के लेक्चर में भी कोशिश होगी कि कुछ प्रीवियस कंसेप्ट जो है दूसरी टेक्निक्स के, वो भी आपसे क्वेश्चन पूछूं ताकि एक कंपेयर होता रहे कि जो हमारी आज की टेक्निक है ऑप्शन, ये कैसे डिफरेंट है दूसरी टेक्निक्स के साथ। स्टार्ट करें, चलिए स्टडी करने जा रहे हैं हम इंटरेस्ट रिस्क मैनेजमेंट थ्रू ऑप्शंस। सबसे पहले हमें इंटरेस्ट रेट ऑप्शन को डेफिनेशन दे रहा है हमें। अच्छा, एक है ऑप्शन की डेफिनेशन। ऑप्शन की डेफिनेशन क्या है, आपके पास ये राइट है कि आप कोई काम करें या ना करें। ठीक है, लेकिन जब हम इस ऑप्शन को एज हेजिंग टेक्निक यूज करते हैं तो कमोडिटी ऑप्शन तो है नहीं है हमारे सिलेबस में, इंटरेस्ट रेट ऑप्शन और एक्सचेंज रेट ऑप्शन, इन दोनों की डेफिनेशन डिफरेंट है। ये डेफिनेशन क्यों डिफरेंट है, हालांकि दोनों तो ऑप्शंस के अंदर ही आती हैं, दोनों की डेफिनेशन क्यों डिफरेंट है, इसलिए कि एक्सचेंज रेट में हमारे पास ऑप्शन है कि हम एक सर्टेन रेट के ऊपर फॉरेन करेंसी को बाय कर सकते हैं, जबकि इंटरेस्ट रेट ऑप्शन में हमारे पास ऑप्शन है कि हम एक बोरोइंग लोन ले सकते हैं एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। ठीक है, तो चूंकि जो अंडरलाइंग प्रोडक्ट है वो चेंज होगी, एक्सचेंज रेट ऑप्शन में वो प्रोडक्ट क्या है जिसके ऊपर ऑप्शन बेस कर रही है, वो है फॉरेन करेंसी, और हमारे पास ऑप्शन है कि एक सर्टेन एक्सचेंज रेट के ऊपर हम उसको बाय या सेल कर सकते हैं। जबकि इंटरेस्ट रेट ऑप्शन में जो अंडरलाइंग वेरिएबल है जिसके ऊपर बेस कर रहा है ये, वो क्या है, वो कोई बोरोइंग है, लोन है, और हमारे पास ऑप्शन क्या है कि एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम उसे बोरो कर सकते हैं, या डिपॉजिट का केस हो तो डिपॉजिट करवा सकते हैं। तो ये याद रखिएगा कि ऑप्शंस की डेफिनेशन हर एक केस में सेम नहीं है। इंटरेस्ट रेट ऑप्शन में इसकी डेफिनेशन डिफरेंट है, एक्सचेंज रेट ऑप्शन में डेफिनेशन डिफरेंट है, और फर्क सिर्फ एक चीज की वजह से है, क्या, कि वो ऑप्शन किसके ऊपर बेस कर रही है। राइट टू बाय या सेल ये वाला हिस्सा डेफिनेशन का सेम रहता है, लेकिन किस चीज को बाय या सेल करने जा रहे हैं ये डिपेंड करता है। इंटरेस्ट रेट ऑप्शन है तो वो चीज कुछ हो रहा है, एक्सचेंज रेट ऑप्शन है तो वो चीज कुछ हो रहा है। ठीक है, इसी तरह कमोडिटी फॉरवर्ड, इसमें जो प्रोडक्ट होगी जब डिफाइन कर रहे होंगे कमोडिटी फॉरवर्ड को, सिंपल फॉरवर्ड की डेफिनेशन क्या है
कि फ्यूचर आज के दिन बैठ के हम फ्यूचर की डेट पे कोई चीज बाय या सेल करने के एग्रीमेंट करते हैं, सिंपल फॉरवर्ड है। लेकिन अगर वो हमसे पूछे फॉरवर्ड डेट एग्रीमेंट, हमसे पूछे फॉरवर्ड कमोडिटी रेट, हमसे पूछे फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, तो उस लिहाज से डेफिनेशन बदल जाएगी, क्योंकि जिस चीज का फॉरवर्ड है वो प्रोडक्ट चेंज हो गई। ये बात समझ आ रही है आपको? तो इंटरेस्ट रेट ऑप्शन में क्या हमें बता रहा है, कह रहा है ये एक एग्रीमेंट है विद एन ऑप्शन टू बाय। अच्छा, इसमें ऑप्शन को ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन, एक लेक्चर में स्टूडेंट ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था, क्या जो एग्रीमेंट हम करते हैं ये फॉरवर्ड, फ्यूचर या ऑप्शन का ड्यू डेट के ऊपर क्या लाजमी है कि हमने इसे पूरा करना है? क्योंकि हमने ये देखा कि मूवमेंट्स बाज़ औक़ात फेवरेबल होती हैं, बाज़ औक़ात अनफेवरेबल होती हैं। तो क्या ये लाजमी है कि हमें ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना होता है? फॉरवर्ड और फ्यूचर के केस में लाजमी है कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना होता है, लेकिन ऑप्शन के केस में लाजमी नहीं है। हम देखते हैं अगर हमारा फेवरेबल हो, कॉन्ट्रैक्ट हमारी फेवर में जा रहा हो, हम उसे पूरा करते हैं, और अगर फेवर में नहीं जा रहा हो उसे इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ऑप्शन का मतलब ही यही है कि आपको अगर मुनासिब लगे तो आप वो काम करें, नहीं मुनासिब लगता वो काम ना करें। तो एग्रीमेंट विद एन ऑप्शन, इसमें सबसे अहम वर्ड ऑप्शन। टू पे आर रिसीव इंटरेस्ट, वो डिपेंड करता है कि आप बोरोइंग की हेजिंग कर रहे हैं या डिपॉजिट्स की। नॉर्मली कंपनीज क्या करते हैं, बोरोइंग। तो हम बोरोइंग की एग्जांपल को ध्यान में रख के इसको समझ रहे होंगे, विद एन ऑप्शन टू पे इंटरेस्ट, क्योंकि बोरोइंग में इंटरेस्ट पे किया जाता है ना। विद एन ऑप्शन टू पे इंटरेस्ट एंड एन एग्रीड रेट। ठीक है, एग्रीड रेट क्या है आज का, जो भी आज हम एग्रीड रेट, एग्रीड कौन सा होगा, जो आज एग्री किया जाएगा, वो आज का मार्केट रेट हो जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन आज की डेट पे एग्री किया जाएगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ए स्टैंडर्ड प्रिंसिपल अमाउंट ओवर ए स्टैंडर्ड पीरियड। अच्छा, ये स्टैंडर्ड प्रिंसिपल अमाउंट और स्टैंडर्ड पीरियड उसने क्यों लिखा है, क्योंकि ऑप्शन स्टैंडर्डाइज होते हैं। आपको यही अल्फाज और किस डेरिवेटिव की डेफिनेशन में मिलेंगे, फ्यूचर्स के, और फॉरवर्ड में तो नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। अच्छा, इस स्टैंडर्डाइज क्वांटिटी की लफ्ज की वजह से हम एक स्टेप एडिशनल करते हैं फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में। वो स्टेप क्या है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कैलकुलेट करना है। फॉरवर्ड में नहीं करते, ये ज़हन में रखिएगा, फ्यूचर और ऑप्शंस में करते हैं। और अगर कभी फ्रैक्शन में आंसर आ जाए तो क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं, अपवर्ड राउंड ऑफ करते हैं, अपवर्ड राउंड ऑफ करते हैं। शाबाश। अच्छा, टाइप्स ऑफ ऑप्शंस की दो टाइप्स है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये तो हमने एक्सचेंज रेट में पढ़ा था, दो टाइप्स हैं, पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन। पुट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन टू सेल। कॉल ऑप्शन क्या है, ऑप्शन टू बाय। एक्सचेंज रेट में ही पढ़ा। अच्छा बताइए, जब फॉरेन करेंसी से डॉलर रिसीव होने थे, फॉरेन कंट्री से डॉलर रिसीव होते हैं पाकिस्तान में, तो हम कौन सी ऑप्शन बाय, पुट ऑप्शन। और अगर पेमेंट करनी हो, इसी तरह इंटरेस्ट बोरिंग का केस होगा तो ऑप्शन कुछ और होगी, और डिपॉजिट का केस ऑप्शन ऐसे ही होना चाहिए ना। तो दो ऑप्शन, पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन। बोरिंग को हेज करने के लिए कौन सी ऑप्शन है, पुट ऑप्शन, ये ध्यान में रखना है। बोरिंग को हेज करने के लिए पुट ऑप्शन, ठीक है, बोरिंग को हेज करने के लिए पुट ऑप्शन। इसको समझने की जरूरत नहीं है, अगर आपको समझ आ जाए तो ठीक है, लेकिन सिंपल, बोरिंग को हेज कैसे करना है, पुट ऑप्शन के जरिए से। जैसे हमने स्टडी किया था एक्सचेंज रेट में कि फॉरेन करेंसी रिसीव होगी, कौन सी ऑप्शन, पुट ऑप्शन। लेकिन उसमें एक ट्विस्ट था जो पूरी और किसी भी हेजिंग टेक्निक में ट्विस्ट नहीं है। वो ट्विस्ट क्या था, ऐसे कि अगर ऑप्शन आपके पास लोकल करेंसी में अवेलेबल है तो क्या करना, अगर तो फॉरेन करेंसी किया, फॉरेन करेंसी ही रिसीव कर रहे हैं और ऑप्शन फॉरेन करेंसी में ही है, तो मसला ही कोई नहीं, डायरेक्ट डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आ जाएंगे। लेकिन जब ऑप्शन लोकल करेंसी में अवेलेबल होती है तो फिर क्या करते हैं, अब चूंकि जो ऊपर फॉरेन करेंसी वो कोई और है, ऑप्शन किसी, तो उसको कन्वर्ट करना है ना लाइक विद लाइक करने के लिए, तो हम क्या करते थे, स्ट्राइक रेट के साथ मल्टीप्लाई किसको करते थे, किसको, लोन फॉरेन करेंसी की अमाउंट को कि लोकल को, फॉरेन करेंसी को। लोकल तो पहले ही लोकल है, उसको क्या कन्वर्ट करना, ये कैलकुलेशन याद है आपको। तो उसी तरह यहां पे भी दो ऑप्शंस, दो तरह की ऑप्शंस है, पुट ऑप्शन और कॉल। बोरिंग को हेज करना है तो
पुट ऑप्शन, और अगर डिपॉजिट को हेज करना है कॉल ऑप्शन। आगे चलते हैं। आईकैप ने जितनी एग्जांपल्स हमें दी हैं, जितना कंसेप्ट समझाया है, इसमें वो डिफरेंट ऑप्शन नहीं था, खुद से ही बता देता है एक ही ऑप्शन। लेकिन आपको याद होगा हमने क्वेश्चन किया है जिसमें मैंने आपको डिफरेंट पुट ऑप्शन भी 2-3 बताई थी, उसी क्वेश्चन के अंदर 2-3 कॉल ऑप्शन भी थी, हर एक का पीरियड भी डिफरेंट था। आपने पहले ये डिसाइड किया था कि पुट ऑप्शन उठानी है कि कॉल ऑप्शन, फिर ये डिसाइड किया था कि 2 मंथ की, 3 मंथ की 4, याद है? ठीक है। तो लेकिन आईकैप के क्वेश्चन में वो इस तरह नहीं करता, इजी रखता है। इजी कैसे रखता है? वो खुद से बता देता है जो भी ऑप्शन हो। वो आपको पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन दोनों नहीं देगा। क्वेश्चन में पुट ऑप्शन यूज होनी है, कहेगा ये पुट ऑप्शन है, ठीक है। और अगर 3 महीने की यूज कहेगा ये 3 महीने की, वही देगा, इररेलेवेंट ऑप्शन नहीं देगा। लेकिन क्या अगर बहुत सी ऑप्शंस क्वेश्चन में गिवन हो, रेलिवेंट ऑप्शन हमें उठानी आती है? क्या आप डिसाइड कर लेंगे पुट ऑप्शन कौन सी है, कॉल ऑप्शन कौन सी है? क्या आप डिसाइड कर लेंगे कि 2 मंथ की उठानी है, 3 मंथ की, 4, अगर दी हो, अगर दी हो? ये हमने क्वेश्चन किया था ना। अच्छा चले, कोई प्रॉब्लम यहां तक? एक फर्क है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का बाकी के सारे का। एक फर्क तो मैंने आपको अभी बताया ना कि ऑप्शन में हमारी मर्जी है। इसका मतलब क्या है? अगर हमें कैलकुलेट करते हुए गेन होगा ना, हम कहेंगे ओके उठा लो, इसको पूरा कर लो, इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर लो। लेकिन अगर लॉस हो रहा होगा, हम कहेंगे नहीं, इग्नोर कर दो, इसको इग्नोर कर। लेकिन ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट एक पॉइंट ऑफ व्यू से और पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट है। शाबाश, प्रीमियम, प्रीमियम। और प्रीमियम की कैलकुलेशन तकरीबन वैसे ही है जैसे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, यानी परसेंटेज में दिया होता उसने, यहां पे वैसे रुपीज में दिया हो, हम रुपीज में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। रुपीज में भी दिया और रुपीज में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सचेंज रेट वाले में उसने रुपीज में दिया होता था, परसेंटेज में, अमाउंट्स में दिया होता था, अमाउंट्स में, कभी लोकल करेंसी कभी फॉरेन करेंसी, लेकिन अमाउंट्स में दिया होता था, जैसे मुझे याद है। हम उसे अमाउंट से मल्टीप्लाई करते थे टोटल, हम कहते थे ये रहा प्रीमियम। इंटरेस्ट रेट ऑप्शन में भी प्रीमियम है, एक्सचेंज रेट ऑप्शन में भी था, इंटरेस्ट रेट ऑप्शन में भी प्रीमियम है। यहां उसने परसेंटेज में दिया होगा तो बहुत आसान, हम टोटल अमाउंट से परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये लो, ये रहा प्रीमियम। प्रीमियम यहां पे ऐड होगा। ऑप्शंस के फॉर्मेट में जब कभी नेट इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करेंगे ना, ऑप्शंस, वो चाहे ऑप्शन एक्सचेंज रेट का हो चाहे इंटरेस्ट रेट का हो, प्रीमियम उसमें ऐड होगा। हाँ, कैलकुलेशन थोड़ी सी फर्क हो सकती है, कभी उसने अमाउंट में दे दिया होगा, कभी उसने परसेंटेज में दे दिया होगा, ठीक है। उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना। वो अगर कहे जी $10,000 आपने उठाना था, ऑप्शन दी, और $1 जो है, $1 जो है वो है 2 सेंट पर डॉलर ऑफ प्रीमियम है। ऑप्शन का प्रीमियम क्या है? 2 सेंट पर डॉलर। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे प्रीमियम? नंबर ऑफ डॉलर को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 सेंट से, 2 डिवाइड बाय 100 से, याद है? 2 सेंट का मतलब 2 डिवाइड बाय 100 होता था, प्रीमियम आ जाएगा। और अगर परसेंटेज दी, परसेंटेज से कैलकुलेट कर, भाई कोई मुश्किल तो नहीं है। आगे चले, स्टेप्स इन हेजिंग ऑफ बोरोइंग थ्रू ऑप्शंस। व्हाट इज टू बी हेज? स्टैंडर्ड कंसेप्ट, हर एक केस में हमने लिखना होता है। अच्छा, एग्जाम में पहले भी बताया था, लाजमी नहीं है, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है कि आप इसको इस तरीके से लिखें, आपको पूरा क्वेश्चन पता चल जाता है कि क्वेश्चन है क्या और करना क्या है, ठीक है। इस एक लाइन से आपको पता चल जाएगा कि फॉरवर्ड का क्वेश्चन है, फ्यूचर का, कि ऑप्शंस का, ठीक है। और फिर बोरोइंग का है, डिपॉजिट का है, रिसीविंग का है कि पेइंग का है, ठीक है। रिसीविंग है कि, तो ये क्वेश्चन पढ़ के डिसीजन आपने पहले कर लिया होगा, लेकिन लिख लेंगे ना तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, बाद में रेफर करना हो तो बहुत आसान है। What is borrowing of rupees 10 million after 4 months for 3 months? अच्छा, ये after 4 months for 3 months, ये मैं कंफ्यूज हो गया हूं। 4 महीने के बाद मैंने ये ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है, यानी ये जो डेरिवेटिव का कॉन्ट्रैक्ट है ये 4 महीने बाद पूरा होना है, इसने सेटल होना है 4 महीने बाद।
और इस पे जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होनी है फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए होगी। यानी अगर हम 1 जनवरी पे खड़े हैं ना, जनवरी फरवरी मार्च, 30 अप्रैल को जिस बंदे के साथ मैंने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट किया वो पूछेगा हाँ भाई करना है पूरा कि नहीं करना, करना है पूरा के, अगर मैं कहूंगा करना है पूरा, वो कहेगा अच्छा 3 महीने के लिहाज से ये इंटरेस्ट है, या तो वो इंटरेस्ट देगा या लेगा। ये महीनों का चक्कर समझ आया कि 4 महीने बाद हो रहा है 3 महीने के लिए। इसमें हमारे लिए असल अहम चीज क्या है भला, ज्यादा अहम दोनों में से कौन सा टाइम है, 3 महीने वाला, जो उसका लोन की ड्यूरेशन है वो ज्यादा अहम है। थ्रू ऑप्शंस, ठीक है, इस लाइन में कोई प्रॉब्लम, एक एक लफ्ज समझ आ गया, आगे चलते हैं। दूसरा नंबर ऑफ ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कितने रिक्वायर्ड है, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल को डिवाइड साइज ऑफ ईच ऑप्शन। अच्छा किसी क्वेश्चन में ना ICAP ने ऐसे भी किया हुआ है, उसने साइज दिया ही नहीं, साइज दिया ही नहीं, यानी 10 मिलियन उसने कहा रुपीस हैं, साइज ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट दिया ही नहीं। तो आप चाहे 10 मिलियन का एक ही कॉन्ट्रैक्ट अज्यूम कर लें, उससे फर्क नहीं पड़ता, या आप 1 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइज अज्यूम करके 10 कर लें, उससे फर्क नहीं पड़ता। बेहतर यह है कि पूरी की पूरी क्वांटिटी का एक ही ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट अज्यूम कर लें। अगर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं दिए हुए, उसे कॉन्ट्रैक्ट साइज नहीं दिया हुआ, तो कहेंगे ठीक है ये पूरे का पूरा उसे एक ही मिल गया। मार्केट में डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट साइज अवेलेबल होते हैं ना, जैसे हम फ्रूट्स लेने जाते हैं डिफरेंट क्वांटिटी में पैकिंग, या कोई भी चीज लेने जाते हैं डिफरेंट क्वांटिटी में पैकिंग होती है, छोटी भी बड़ी भी। तो हो सकता है उसे मार्केट में 10 मिलियन का कोई एक ही कॉन्ट्रैक्ट मिल गया हो, उसने कहा चलो ये उठा लेते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट साइज ना दिया हो तो आपने कंफ्यूज, आपने ये नहीं सोचना कॉन्ट्रैक्ट साइज नहीं दिया हुआ मेरा क्वेश्चन स्टॉप हो गया, मैं आगे चल ही नहीं सकता, ना 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 ना, ऐसे नहीं सोचना। आपने अज्यूम करना है एक ही कॉन्ट्रैक्ट। स्ट्रेटजी क्या, अच्छा बताइए बोरोइंग के लिए कौन सी स्ट्रेटजी बताई थी आपको, पुट के कॉल, पुट ऑप्शन। वैसे तो क्वेश्चन में उसने एक ही ऑप्शन दी होगी ICAP ने, अगर वो स्टडी टेस्ट के लेवल तक रहता है तो एक ही ऑप्शन दियो, लेकिन मल्टीपल ऑप्शन होगी हम उठा लेंगे रेलिवेंट ऑप्शन। बाय ऑप्शन टू बारो 10 मिलियन एट स्ट्राइक प्राइस 4%। क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें जी। पुट ऑप्शन नहीं खरीदनी क्योंकि हम हेजिंग कर रहे हैं बोरोइंग की। पुट ऑप्शन उस वक्त आता जब डिपॉजिट कर रहे होते हैं, जब हम कॉल, अच्छा सॉरी ये इधर वो पुट ऑप्शन नहीं लिखा हुआ, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, पुट ऑप्शन नहीं लिखा, बिल्कुल यहाँ पे पुट ऑप्शन लिखा होना चाहिए, बाय पुट ऑप्शन, ठीक है। कॉल ऑप्शन उस वक्त आता जब हम डिपॉजिट कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे पुट ऑप्शन का लफ्ज नहीं, वो टाइपिंग एरर है, आप उसको ऐड कर लीजिए। नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है, गेन। गेन के लिए तो हमेशा एक ही फार्मूला चलता है, वो फार्मूला मुझे बताएंगे मेरे भाई। किसी भी केस में गेन या लॉस कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, किसी भी केस में, फॉरवर्ड हो, फ्यूचर हो, ऑप्शंस हो, कोई भी केस हो, इंटरेस्ट रेट का हो, कमोडिटी का हो, गेन या लॉस कैलकुलेट हर केस में होता है ना। फार्मूला क्या, फार्मूला सिंपल है, एग्रीड रेट और मार्केट रेट का डिफरेंस। क्या करना है, ये वो कैलकुलेशन है जो नो के नो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, नो की नो टेक्निक्स में कॉमन है। क्या कि गेन या लॉस कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे, एग्रीड रेट और मार्केट रेट का डिफरेंस, और इसे मल्टीप्लाई कर देना है क्वांटिटी के साथ। वो क्वांटिटी किसी प्रोडक्ट की भी हो सकती है, वो क्वांटिटी फॉरेन करेंसी की भी हो सकती है, ठीक है, और वो क्वांटिटी लोन के भी हो सकते हैं, ठीक। डिफरेंशियल रेट को मल्टीप्लाई कर देना है एक अमाउंट के साथ, ठीक है। हाँ अगर इंटरेस्ट रेट है ना तो थोड़ा सा फर्क आएगा, क्या, आपको पीरियड के साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए पीरियड से मल्टीप्लाई करते हैं।
ठीक है, बाकी की कैलकुलेट। तो देखें नंबर ऑफ ऑप्शन मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ ऑप्शन, क्या फर्क, दो क्वांटिटी आ गई। अगर उसने नंबर ऑफ ऑप्शंस दिए हुए हैं तो उस लिहाज से कैलकुलेशन कर लेंगे, वरना एग्जैक्ट जो 10 मिलियन उसने दिया है हम अज्यूम करेंगे एक ही कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था उसको। स्ट्राइक रेट से क्या मुराद है, जो प्राइस डिसाइड हुई है ऑप्शन में, जो रेट डिसाइड हुआ है ऑप्शन में, माइनस मार्केट रेट से क्या मुराद है, जो मार्केट रेट किस डेट का है, या आज का या 4 महीने बाद वाला, 4 महीने बाद। जब हमने ये लोन चाहिए, जब हमने लोन का एग्रीमेंट बैंक के साथ करना है, उस दिन हम फैसला करेंगे कि दूसरी पार्टी के साथ हमें इसको यूटिलाइज करना है कि नहीं ऑप्शन को। यानी ये 4 महीने बाद वाला रेट है। क्वेश्चन में उसने स्पॉट रेट आज के दिन का भी दिया होगा, हमें वो स्पॉट रेट नहीं चाहिए, हमें कौन सा रेट चाहिए, व्हाट, जो 4 महीने बाद है। मल्टीप्लाई पीरियड ऑफ लोन, पीरियड ऑफ लोन को क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट है ना, इंटरेस्ट में हमेशा पीरियड लोन आएगा। 3 महीनों का है तो 3/12। अच्छा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस मार्केट रेट इनटू पीरियड ऑफ, ये क्या चीज है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ इंटरेस्ट रेट में फॉरवर्ड है तो डिस्काउंटिंग करनी है, ऑप्शंस है तो डिस्काउंटिंग करनी है, फ्यूचर है तो डिस्काउंटिंग नहीं करनी। ये अजीब सी बात है, तो फ्यूचर में भी डिस्काउंटिंग होता है, लेकिन उसने कहा फ्यूचर में डिस्काउंटिंग नहीं करनी, तो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। डिस्काउंटिंग किसकी करनी है, इसकी मैंने आपको लॉजिक समझाई थी कि हमने पेमेंट हाँ उसी दिन सेटल करनी होती है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी डेट के ऊपर ही सेटल करना होता है, फॉरवर्ड भी, इसीलिए हम इसको डिस्काउंट करके फ्यूचर की पेमेंट को डिस्काउंट करके लाते हैं। बहरहाल यहां तक स्टेप्स क्लियर। कह रहा डोंट फॉरगेट टू डिस्काउंट, डिस्काउंट करना ना भूल जाना, फॉरवर्ड में और ऑप्शंस में डिस्काउंट करना ना भूलना, और फ्यूचर में डिस्काउंट करना भूल जाना, फ्यूचर में नहीं करना ना, फ्यूचर में नहीं करना। अब ये है नेट पेमेंट और इफेक्टिव रेट। बोरोइंग कर रहे हैं, यहां पे इंटरेस्ट पेमेंट आएगा कि इंटरेस्ट रिसीव्ड आएगा, पेमेंट आएगा एट द रेट ऑफ मार्केट रेट। किस दिन का मार्केट रेट, 4 माह बाद जो है, क्योंकि हमने एक्चुअली जब बैंक से एग्रीमेंट करेंगे तो उस रेट के ऊपर करेंगे, एक्चुअली पेमेंट हम पहले इनिशियल इस रेट पे करेंगे, लेकिन फिर हैजिंग आएगी दरमियान में, हैजिंग, गेन ऑन ऑप्शंस। अच्छा, कैसे पता चलेगा जो ऑप्शन की कैलकुलेशन की है उस पे गेन है कि लॉस है, हाँ आप देखेंगे। अच्छा, अगर रेट एग्री किया हमने 10%, मार्केट में रेट आया 8%, नहीं ये लॉस है। हमने किया 10%, मार्केट में रेट 12%, ये ऑप्शंस के केस में जब कभी गेन होना, कोई भी ऑप्शन चाहे वो एक्सचेंज रेट की ऑप्शन हो चाहे वो इंटरेस्ट रेट, गेन है तो उसे इंक्लूड करेंगे, अगर लॉस है तो अमाउंट कोई ना कोई आ जाएगी, लेकिन उसे अपनी कैलकुलेशन में इस फॉर्मेट में यूज नहीं करना। क्यों भला, एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे, शाबाश। और फिर प्रीमियम भी ऐड करना, ये आपको पता है ऑप्शन में प्रीमियम होता है, टोटल अमाउंट को रेट ऑफ प्रीमियम से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय पीरियड ऑफ लोन। अच्छा, एक्सचेंज रेट होता, एक्सचेंज रेट ऑप्शन होती, उसमें प्रीमियम कैलकुलेट कर रहे होते, तो बताइए उसमें क्या चेंज आता, क्या फार्मूला यही रहता, हाँ पीरियड ऑफ लोन की बजाय क्या चीज आ जाती, स्ट्राइक रेट, अगर वो फॉरेन करेंसी में प्रीमियम होता। यहां तो कुछ भी ना था अगर प्रीमियम लोकल करेंसी में है, क्योंकि ये सारी कैलकुलेशन लोकल करेंसी में होती है। नेट पेमेंट आ गई, इफेक्टिव रेट कैसे कैलकुलेट करना, नेट पेमेंट डिवाइडेड बाय, अच्छा हम
फॉरेन करेंसी में और कमोडिटी में तो नेट पेमेंट को डायरेक्ट लोन से डिवाइड कर देते थे, लेकिन इंटरेस्ट वाले केस में पीरियड ऑफ लोन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि वो एनुअल रेट निकालना होता है ना, रेट एनुअल नहीं, जबकि लोन 6 महीनों का अगर, तो एनुअल रेट कैलकुलेट करने के लिए पीरियड ऑफ लोन को भी कंसीडर करना होता है। क्लियर? एक दफा इस फॉर्मेट को गौर से देख ले, कोई प्रॉब्लम? क्लियर? जी जी। हाँ, अगर डिपॉजिट का केस हो, बोरोइंग का केस, अच्छा भूल गया, बोरोइंग के केस में कौन सी ऑप्शन लेनी होती है हमने? पुट ऑप्शन। शाबाश। कह रहे अगर सर बोरोइंग नहीं डिपॉजिट का केस है और हमने कॉल ऑप्शन ली है, क्या उसमें भी प्रीमियम देना पड़ेगा? हर ऑप्शन पे प्रीमियम देना पड़ेगा, प्रीमियम दिए बगैर ऑप्शन नहीं मिलेगी। अच्छा अब अगला क्वेश्चन इनका, सर फिर वो वाला प्रीमियम ऐड करेंगे कि लेस करेंगे? ऐड करेंगे। उस केस में इंटरेस्ट पेमेंट हो रही होगी कि इंटरेस्ट रिसीव्ड? इंटरेस्ट रिसीव में फिर जो पेमेंट हो रही होगी लेस होगी। यही सिखाया ना आपको, एक आपको सिखाया गेन या लॉस कैसे डिसाइड करेंगे, और दूसरा सिखाया गेन या लॉस ऐड होगा कि लेस, ये कैसे डिसाइड करेंगे। ये ऊपर इस चीज, इंटरेस्ट पेमेंट है तो उसमें लॉस ऐड होगा, गेन लेस होगा। इंटरेस्ट रिसीव है तो गेन ऐड होगा और लॉस लेस होगा। और प्रीमियम ठीक है, वो एक्सपेंस टू आउटफ्लो, आउटफ्लो में ऐड होगा और आउटफ्लो इनफ्लो नेट होंगे। क्लियर? आगे चलें, अब क्वेश्चन करें। दो क्वेश्चन है हमारे, एक ये आई कैप की एग्जांपल है और फिर इसके बाद आई कैप का सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन है। स्टार्ट करें जी। अच्छा मुझे ये बताइए, जितना कोई क्वेश्चन है उतना ही आपको सिखाऊं कि उसमें कुछ कैलकुलेशन प्रैक्टिस के लिए, कि हमारी फ्यूचर्स की भी प्रैक्टिस हो जाए और एक्सचेंज रेट ऑप्शन की वो भी साथ, कुछ थोड़ा एडिशनल भी कैलकुलेशन कर लें, कोई हर्ज तो नहीं है। हर्ज क्योंकि वो असल में बुक वाला क्या कहता है भला, और सही कहता है, कहता है अगर आपको पता चल जाए ना ऊपर ऊपर से ही लॉस है तो आपको लॉस कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। बोला क्या कहता है, अगर आपको ऊपर ऊपर से पता चल जाए ना क्वेश्चन पढ़ के लॉस है तो आपको लॉस कैलकुलेट करने की जरूरत, क्यों भला जरूरत नहीं है? एक्सरसाइज तो करनी नहीं है, एक्सरसाइज तो करनी नहीं। जैसे इस केस में वो फर्ज कीजिए उसने ये 4% रेट उठाया है, 4% रेट उठाया है, ऑप्शन मार्केट में 6% चल रहा है, गेन है कि लॉस है? ये फेवरेबल है क्या, गेन है ना, इस पे गेन कैलकुलेट करो। लेकिन अगर मार्केट में 3% है, लॉस है। हमारे पास ऑप्शन है, हम 4% पे उठा सकते हैं, मार्केट में 3% है, ये ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे? नहीं करेंगे। तो कहता है आपको आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने उसको एक्सरसाइज ही नहीं करना। सही कह रहा है, गलत नहीं कह रहा, सही कह रहा है। लेकिन हम एज प्रैक्टिस मैं आपसे कैलकुलेशन इसकी भी करवा लूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए ठीक है। अच्छा एक और चीज, वो हमें कहता है इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करो। आपको मैंने सिखाया था कि जब डिस्काउंट करते हैं, गेन या लॉस को डिस्काउंट करते हैं, तो वो होती है वो अमाउंट जो पार्टीज ने एक दूसरे को पे रिसीव करनी है। लेकिन हमारे फॉर्मेट में कौन सी अमाउंट आती है भला? डिस्काउंट के बगैर। शाबाश। तो यहां पे चूंकि वो इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करवाता है तो डिस्काउंट ना भी करे आपका आंसर टैली हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे डिस्काउंटिंग करवा लूं, क्योंकि हो सकता है किसी क्वेश्चन में वो ये कहे कि बताओ पार्टीज कितने पैसे रिसीव करेगी एज ऑन दिस डेट। ठीक है, तो मैं कुछ कैलकुलेशन जो कि इस क्वेश्चन की हद तक जरूरी नहीं है, लेकिन मैं भी किसी दूसरे क्वेश्चन या दूसरे कंसेप्ट में वो यूज होती हो, मैं आपसे वो कैलकुलेशन करवा लूंगा। इससे आपने ये नहीं समझना क्वेश्चन बड़ा मुश्किल हो गया। स्टार्ट करें जी। ए कंपनी इंटेंड्स टू बोरो यूएस, अच्छा यहां पे पहला मेरा इशू ये था कि उसे डॉलर में बोरोइंग कर रहा है, एक्सचेंज रेट का रिस्क नहीं है। इस एक्सचेंज रेट उसने कहीं दिया ही नहीं पूरे क्वेश्चन में। ये अगर पाक रुपीज में होता तो ज्यादा बेहतर था। कुछ फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन पे, सिर्फ थोड़ा कंसेप्चुअल हो जाता। बहरहाल उसने कहा कंपनी $10 मिलियन बाय कर लोन उठाना चाहती है 4 मंथ्स
टाइम में फॉर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, 4 महीनों बाद 3 महीने के, बट इज कंसर्न अबाउट द वोलेटिलिटी ऑफ द यूएस डॉलर लाइबर रेट। लेकिन जो यूएस डॉलर का लाइबर रेट का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट रेट। काइबर रेट का मतलब क्या है? इंटरेस्ट रेट। लेकिन वो इंटरेस्ट रेट में वेरिएशन से, वोलेटिलिटी का मतलब वेरिएशन से परेशान है कि वेरिएशन हो सकती है। The 3 months US LIBOR rate is currently 3.75%। ये 3.7% क्या है? आज का स्पॉट रेट। स्पॉट, अच्छा उसने क्वेश्चन को आसान कर दिया, भला कैसे? उसने एक ही रेट दिया है, अगर वो चाहता तो थोड़ा सा मुश्किल कर देता। कैसे? 3.75% स्लैश 3.8%। अबे दो रेट नहीं दे देता होता कभी कभी? भूल गए? एक्सचेंज रेट में भी ऐसे होता है, इंटरेस्ट रेट में भी होता है। तो हमने कौन सा रेट उठाते? हायर। बोरोइंग कर रहे हैं हायर वाला। लेकिन उसने एक ही रेट दिया, क्वेश्चन आसान हो गया। 37 बट माइट गो अप और डाउन इन द नेक्स्ट 4 मंथ्स। लेकिन वो कह रहे हैं आज का रेट 3.75% है, लेकिन ये आगे चल के चेंज हो सकता है। अच्छा, स्पॉट रेट हमारे किसी काम का है? ठीक है, आगे चलते हैं। कंपनी देयरफॉर टेक्स आउट ए बोरोअर्स ऑप्शन। उसने ऑप्शन का नाम नहीं बताया, पुट ऑप्शन के कॉल ऑप्शन। बोरोअर के लिए जो भी ऑप्शन होती है, लेकिन हमें पता है कौन सी ऑप्शन होती है, पुट ऑप्शन होती है। उसने पुट विद ए स्ट्राइक रेट ऑफ 4% फॉर ए नोशनल 3 month लोन ऑफ US डॉलर 10 million। अब ये उसने क्या किया है? ऑप्शन बाय कर ले। स्ट्राइक प्राइस क्या? 4%। कितनी अमाउंट की? 10 million की है। ठीक है, जो जाहिर है कितने पीरियड के लिए है? 3 month के लिए। नहीं बताया था? हाँ, 3 month के लिए बताया। कॉन्ट्रैक्ट साइज इज US डॉलर 10 million पर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट साइज कह रहा है 10 million है, तो एक ही ऑप्शन। 1 million होता तो हम कैलकुलेट कर ले। द एक्सपायरी डेट इज इन 4 months टाइम। ये इस ऑप्शन की, लोन एग्रीमेंट की नहीं, इस ऑप्शन की एक्सपायरी कब है? 4 month टाइम। 4 महीने बाद हम फैसला करेंगे हमें 3 महीने का इंटरेस्ट रेट चाहिए कि नहीं चाहिए। The option premium is the equivalent of 0.5% per annum of the notional principal। प्रीमियम भी बता दिया। रिक्वायर्ड में करेक्ट कैलकुलेट इफेक्टिव रेट एज्यूमिंग ए स्पॉट लाइबर रेट एट द ऑप्शन एक्सपायरी डेट। स्पॉट रेट एट यानी 4 महीने बाद। ऑप्शन 6% है, ऑप्शन बी 3% है। करें स्टार्ट कैलकुलेशन। चलिए, अच्छा सबसे पहले मुझे ये बताइए, ये हमारा फॉर्मेट इंटरेस्ट पे दो है, एक है ए 6% पे और बी 3% पे। 6%। अच्छा, बाकी स्टेप्स करने की जरूरत है, वो है हेजिंग, यहाँ पे आज नहीं लिखे हमने। तो बताइए, सबसे पहला व्हाट इज टू बी हेज्ड। व्हाट इज टू बी हेज्ड में क्या आएगा? बोरोइंग ऑफ 10 million आफ्टर 4 months फॉर 3 months थ्रू ऑप्शंस। क्लियर? सेकेंड स्टेप, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, टोटल अमाउंट 10 million डिवाइडेड बाय 10 million इज इक्वल टू 1। थर्ड स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी क्या है? बाय पुट ऑप्शन एट द रेट ऑफ 4% फॉर 3 months। स्ट्रेटजी हो गई। अब गेन या लॉस कैल, असल काम ये है गेन या लॉस कैलकुलेट करना। अब मुझे नहीं पता, मैंने हेडिंग दे दिया गेन स्लैश लॉस। गेन भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है, वो बाद में डिसाइड कर लेंगे, पहले कैलकुलेशन कर ले। क्या फार्मूला था? टोटल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशियल रेट और मल्टीप्लाइड बाय पीरियड। अब ये कॉन्ट्रैक्ट साइज है 10 million,
10 मिलियन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है 1 मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशियल रेट कितना है 6%, ये 4% है और 6% है। अच्छा 4 - 6 करें 6 - 4 करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने साइन से अंदाजा नहीं लगाना कि गेन है कि लॉस है, कॉमन सेंस से लगाना। 6% - 4%, आप 4 - 6 भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। और मल्टीप्लाइड बाय क्या चीज आएगी 3/12, 3 महीने का ना। अच्छा ये कौन सा, ये पीरियड कौन सा है, जितने अरसे के बाद ऑप्शन एक्सपायर होगी वो, कि जितने अरसे का लोन है, लोन। ये सवाल कल प्रीवियस लेक्चर में पूछ रहे थे ना आप। मल्टीप्लाइड बाय 3/12 करें जरा कैलकुलेशन क्या आता है। ये 4% पता है ना कहां से आया है, 6% ए वाला, ये आया 10,000 मिलियन इंटू 2% मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, 50,000। ठीक है 50,000, लेकिन ये आ गया 50,000। लेकिन अभी कहानी यहां पे खत्म नहीं हुई, क्यों, डिस्काउंट करना। डिवाइडेड बाय, डिस्काउंट के लिए क्या फार्मूला होता था, 1 प्लस मार्केट रेट कितना है 6%, 6% मल्टीप्लाइड बाय 3/12 जाएगा 50,000 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 1, 1.015, 1.015। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे 49261, ये क्या है, गेन है कि लॉस है, गेन है कि, हमारे पास ऑप्शन है 4% पे रेट उठाने की, मार्केट में 6% है, तो हमारे लिए फेवरेबल है, गेन है हमारे लिए। तो इसका मतलब ये हुआ जिस दिन ऑप्शन 4 महीने बाद, जिस दिन ऑप्शन एक्सरसाइज हो रही है ना, जिस पार्टी के साथ हमने ये कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो पार्टी हमें कितने पैसे देगी 49261, 50,000 नहीं देगी, कितने पैसे देगी, क्योंकि 50,000 उसने देने हैं ओवर 3 मंथ, 50,000 देने हैं ओवर लोन 3 मंथ, उसको डिस्काउंट करके सारे के सारे अगर आज ही ले लें हम 49261, क्लियर। लेकिन यहां पे कैलकुलेशन में कितना आएगा 50,000, शाबाश याद है आपको 50,000, ये पेमेंट है तो ये गेन है, तो ये क्या हो जाएगा यस हो जाएगा। यहां तक बताइए कोई प्रॉब्लम, हमने इंटरेस्ट पेमेंट कैलकुलेट कर ले, मार्केट के सॉरी ये गेन कैलकुलेट कर ले। अब आगे चले, नेक्स्ट क्या करना है, इंटरेस्ट की पेमेंट कैलकुलेट करनी है, जो कि क्या होगी, ये तो सिंपल आपकी जो कैलकुलेशन हुआ करती है, $10 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 6% मार्केट रेट है, मल्टीप्लाई बाय 3/12 कितना है 150,000। प्रीमियम, प्रीमियम कैलकुलेट कीजिए, क्या फार्मूला है, टोटल अमाउंट 10 मिलियन इंटू रेट ऑफ प्रीमियम कितना है 0.5% मल्टीप्लाइड बाय 3/12, पीरियड ऑफ लोन,
4 महीने बाद हो रहा है, लेकिन हमारा प्रीमियम जो है वो किस हिसाब से होता है? लोन के हिसाब से। लोन की अमाउंट कितनी है? ठीक है, 10 मिलियन 12,500 12,000 ऐड होगा लेस होगा? पेमेंट है और ये प्रीमियम पे करना है, ऐड होगा। नेट पेमेंट कितनी आ गई? 112,500 112,500। इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करें, डिवाइडेड बाय 10 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 3/12, 4.5%। देखिए यही है, क्लियर? फॉरवर्ड में भी हमने मिलती जुलती कैलकुलेशन की थी, है ना, लेकिन उसमें ये प्रीमियम नहीं था। इस पूरी कैलकुलेशन में कोई इशू नहीं है। फिर से करें? नहीं, अब फिर से रेट चेंज करके ना 3% के लिहाज से अब करते हैं। बी ऑप्शन, अब एज्यूम करना है हमने कि मार्केट रेट क्या है? 3%। जी हमारा, ये मैं बताता हूं, हमने कॉन्ट्रैक्ट तो 4 पे किया है, हमारा फैक्ट्री रेट 4.5% क्यों आ रहा है? प्रीमियम की वजह से 0.5% प्रीमियम पे किया ना, इस वजह से। शाबाश। अब 3% के हिसाब से आ जाए। अब गेन दोबारा कैलकुलेट करें, गेन दोबारा कैलकुलेट करना चाहिए ना। क्यों दोबारा क्यों कैलकुलेट करना चाहिए? कि मार्केट रेट अब चेंज हो गया है। गेन और लॉस किसके इक्वल है? 10 अमाउंट कॉन्ट्रैक्ट की 10 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स 1 मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशियल रेट। डिफरेंशियल कितना आया? 4% का एग्री किया था, मार्केट का 3% है, डिफरेंशियल आया 4% माइनस 3% और मल्टीप्लाई बाय पीरियड 3/12 और फिर इसको डिस्काउंट करना। ठीक है, लेकिन पहले ये कैलकुलेट कर लें, कितना है? 25,000 डिवाइडेड बाय क्या था? 1 प्लस मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% मल्टीप्लाइड बाय 3/12। इसको जब कैलकुलेट करें 25 से डिवाइड बाय कितना आता है? 3 जगह बार 3% मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, 1.0075 1.0075। ये मैं आपको बेसिकली फॉरवर्ड की भी प्रैक्टिस करवा रहा हूं, वरना फ्यूचर में ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, पहले आपको बता दिया था। क्यों नहीं है भला ये वाली कैलकुलेशन अब यहां पे करने की? क्योंकि यहां पे डिस्काउंट जो इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करवा रहा है और इफेक्टिव रेट में ग्रॉस अमाउंट जाते हैं। ये आ गया 24814, तकरीबन 24814 जी, साथ है कैलकुलेशन के। अच्छा, ये गेन है कि लॉस है? गेन है कि लॉस है? कैसे पता चला लॉस है? हमारे पास ऑप्शन 4% पे लोन उठाने की है, मार्केट में 3% है, तो इस ऐसी ऑप्शन का क्या करना? दफा करो इसको। ये कॉन्ट्रैक्ट अब हमारे लिए फेवरेबल लॉस है। लॉस है तो क्या करें? इग्नोर कर दें, इग्नोर कर दें। ठीक है, इसका अच्छा, ये आप कैलकुलेशन करने से पहले भी डिसाइड कर सकते थे कि नहीं? कर सकते थे। तो अगर पहले डिसाइड कर लिया ऑप्शन लॉस वाली है, उसको उधर इग्नोर कर दें। फिर मैंने ये आपका टाइम वेस्ट क्यों करवाया कैलकुलेशन करवा के? ताकि फॉरवर्ड की भी प्रैक्टिस हो जाए और इसमें अगर
गेन हो उसकी भी प्रैक्टिस हो जाए। क्लियर? लेकिन अब हमने यहां पे गेन ऑन ऑप्शन में 0 लिखना है, कुछ भी नहीं। हालांकि लॉस हुआ है, लेकिन लॉस ने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ऑप्शन का काम ही यही है, गेन है तो एक्सरसाइज करो, लॉस है तो एक्सरसाइज ना करो। क्लियर? इंटरेस्ट पेमेंट सारी कैलकुलेशन यही, यहां पे 6 की बजाय 3% आ जाएगा। पहले 6% था ना, अब कितना आ गया? 3%। इसको हमने 10 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 3% मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, 75,000। 75,000 आया। प्रीमियम ऑन ऑप्शन, प्रीमियम कितना? प्रीमियम तो सेम रहेगा ना, पे करना है कि नहीं अब की बार भी। हालांकि ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं भी की, उसने ऑप्शन दी तो थी ना, प्रीमियम पे करना सेम है। 12,500, 87,500 नेट पेमेंट आ गई। अब डिवाइड कर ले इसको, 20 मिलियन का लोन है, मल्टीप्लाई बाय 3/12, 10 था। ओहो, मैं 20 के साथ कर बैठा हूं, कोई बात नहीं। 87,500 डिवाइडेड बाय 10 मिलियन। तो सुबह सुबह कैलकुलेशन करके, दूसरा क्वेश्चन भी वो 20 मिलियन का था, इसलिए मिक्स हो गया। 3 डिवाइडेड बाय 12, 3.5%, 3.5%। ऑप्शन तो हमने, बड़े भैया, ऑप्शन तो हमने उठाई है 4% पे, इफेक्टिव रेट 3.5% क्यों आया? ना 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 ना, प्रीमियम की वजह से नहीं आया। प्रीमियम की वजह से आया होता तो 4% प्लस 5% होता, इसलिए कि ऑप्शन उठाई 4% पे थी, लेकिन मार्केट रेट 3% है, एक्सरसाइज नहीं की, इसके बजाय इसको सेलेक्ट किया 3% को। लेकिन ये फिर 3% क्यों नहीं आया? 3.5%। भाई ये क्लियर समझ आ गया? ठीक है। अच्छा अब सुन लीजिए, एक आई कैप ने इस क्वेश्चन को परसेंटेज में किया हुआ है, और एक और बुक में पढ़ा था, उसमें उसने कहा था इसका एक शॉर्टकट भी होता है। अगर कभी एमसीक्यूज में पूछते ना इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करने का, शॉर्टकट तरीका। आई कैप ने इसको कैसे किया हुआ? परसेंटेज से, लेकिन हमने परसेंटेज से नहीं करना, हमने अमाउंट से ही करना है। परसेंटेज से नहीं करना, अमाउंट से ही करना है। लेकिन परसेंटेज से चेक कर सकते हैं आप। परसेंटेज चेक करने के लिए फॉर्मूला लिख लीजिए, इफेक्टिव रेट इज इक्वल टू प्रीमियम परसेंटेज, इफेक्टिव रेट। ये आपको परसेंटेज शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करने का, सिर्फ अपने आंसर को चेक करने के लिए। इफेक्टिव रेट इज इक्वल टू प्रीमियम परसेंटेज प्लस लोअर ऑफ स्ट्राइक रेट एंड मार्केट रेट, भी यही होगा ना। प्रीमियम को ऐड क्यों किया? क्योंकि प्रीमियम तो पे करना ही करना है। लोअर ऑफ स्ट्राइक रेट एंड मार्केट रेट क्यों लिखा? क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है कि अगर मार्केट रेट ऊपर जाए तो स्ट्राइक रेट पे एग्रीमेंट क्लोज होगा, और अगर मार्केट रेट नीचे जाए मार्केट रेट को। आप कैलकुलेट करके आप सारी कैलकुलेशन को साइड पे रखे, आप कंपेयर करके देख लें, आपके सामने वही रेट आ जाएगा। तो आई कैप ने क्या किया हुआ है, ऊपर ये टेबल बना के ऊपर लिखा हुआ है परसेंटेज, एग्री कितनी हुई, प्रीमियम कितना है, लोअर कौन सी थी इनमें से, इफेक्टिव रेट आ गया। लेकिन हमने ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि हमारी कोशिश ये हुई है थ्रू आउट द चैप्टर के सेम फॉर्मेट रहे, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफरेंट ना हो, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है, लेकिन ये भी कंप्रीहेंसिव है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे ये भी पूछ सकता है
कि गेन या लॉस बताओ, अमाउंट में कितना है, कितना रिसीव पे होगा ये बताओ। तो हमने वो फॉर्मेट रखा है जो हमने फॉरवर्ड में यूज किया, जो फ्यूचर में यूज किया। ठीक है, शॉर्टकट बता दिया आपको, लेकिन ये आपने किस लिए यूज करना है, एमसीक्यू के लिए या क्रॉस चेक करने के लिए। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आईकैप का सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। बेस्ट ट्रेडिंग लिमिटेड कंपनी नीड्स टू बोरो $20 million in 6 month टाइम फॉर ए पीरियड ऑफ 4 months। लोन का पीरियड क्या है, 4 months। लेना कब है, 6 महीने बाद। और एग्रीमेंट कब कर रहे हैं, आज कौन सा एग्रीमेंट कर रहे हैं, लोन का, लोन का नहीं, ऑप्शन का, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट आज होगा। 4 month US dollar LIBOR rate is currently 3%, but might go up or down in the next 6 months। ये क्या कह रहा है, स्पॉट रेट 3% है, ऊंच नीच हो सकती है आगे चल के। बारोअर्स ऑप्शन इज अवेलेबल, बारोअर ऑप्शन आसान कर रहा है हालांकि हमारी जिंदगी, लेकिन हमें पता है एक कौन बारोअर की ऑप्शन कौन सी होती है, पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन इज अवेलेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 0.2% per annum with a strike rate of 3.35। यानी कह रहा है अगर आप मुझे 0.2% प्रीमियम देना तो मैं आपको ऑप्शन दूंगा कि आप 6 महीने बाद 3.35% से इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट कर लें। ठीक है, with expiry date in 6 months। assume that company is able to borrow at US dollar, कि कंपनी डॉलर भी उठा सकती है, पाकिस्तान में भी डॉलर में भी लोन लिया जा सकता है। कंप्यूट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट फॉर बेस्ट ट्रेडिंग लिमिटेड इफ 3, अच्छा यहाँ पे 3 की बजाय मेरा ख्याल है 4 मंथ होना चाहिए था, बहरहाल उसने ये अहम क्या है, लाइबर रेट 3.9% एट द एक्सपायरी डेट। फौरी शॉर्टकट मेथड से कैलकुलेट कीजिए, इफेक्टिव रेट क्या आएगा, 0.2% प्लस लोअर ऑफ बोथ 3.35%। और बी ऑप्शन, अगर रेट 3% हो मार्केट रेट तो 0.2% प्लस लोअर ऑफ 3.35 एंड 3.2%। ये आ गया आपका डायरेक्ट क्विक मेथड। लेकिन अब ऐसे भी कैलकुलेशन कर ले, हाँ? नहीं तो आप कह देते हैं लेकिन करके नहीं आते। चलिए ठीक है, आपने लाजमी करना। अच्छा, एक मैं आपके लिए एक चीज के ऊपर काम कर रहा हूं, वो तकरीबन आधी हो गई है, आधी रह गई, वो आज ही मैं करके आपके साथ शेयर कर दूंगा। वो है क्या, एक पेज के ऊपर जितनी भी हेजिंग टेक्निक्स हैं उन सब के स्टेप्स, कैलकुलेशन और फॉर्मेट एक पेज पे इस किस लिए जरूरी है भला, आगे आपको डिफरेंस क्लियर हो, इधर से क्या चीज ऐड हो रही है, इधर क्या लेस हो रही है, इधर कैलकुलेशन कैसे हो रही है, एक पेज पे होना जरूरी था ताकि आप कंपेयर कर लें। ठीक है, वो इंशाल्लाह 5-6 बजे शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको 5-6 बजे सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप के जरिए, और हार्ड फॉर्म में आपको कल क्लास में इंशाल्लाह डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है जी, ना मिली तो चाय, डन डन, ठीक है चल। लेकिन अगर आप क्वेश्चन जो असाइनमेंट ना करके आया उसे चाय नहीं मिलनी, फिर जो असाइनमेंट ना करके आया उसे चाय नहीं मिलनी। ठीक, आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।